अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला पे। आज हम लोग इतिहास के उस पड़ाव पे पहुंचे हुए हैं जो यदि ना पढ़ा जाए तो इतिहास अपने आप में अधूरा है। बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुग़ल एम्पायर को, यानी कि मुग़ल वंश को। यदि मुग़ल वंश को छोड़ दिया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम लोगों ने इतिहास को पढ़ा ही नहीं। मुग़ल एम्पायर जो कि 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी के बीच में चलता है। हाँ, इसके बीच में 1540 से 45 के बीच में मुग़ल एम्पायर मुग़ल शासकों का शासन नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसके बाद में जब दोबारा मुग़ल सत्ता में आते हैं और शासन करते हैं तो ये जो पूरा का पूरा समय काल रहा है, ये समय काल अपने आप में बेमिसाल रहा है। यह न सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से बल्कि हमारे और आपकी जानकारी की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण समय काल रहा है जिसे हम सभी को जानना चाहिए। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बाबर जो था वो लास्ट लोदी वंश का जो रूलर था, जो कि इब्राहिम लोदी था, उसे 1526 में पराजित करता है और मुग़ल एम्पायर यानी कि मुग़ल राजवंश की स्थापना करता है। और वहीं यदि हम बात करें उसके बाद की वीडियो की, यानी कि चैप्टर 4 का जो वीडियो था उसकी बात करें तो हमने उसमें पढ़ा कि सम पावरफुल रीजनल किंगडम्स वेयर हैड इमर्ज इन 15th सेंचुरी ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ द पावर ऑफ द सल्तनत, यानी कि जो सल्तनत वंश था उसकी शक्तियों का पतन होने के नाते कुछ छोटे मोटे रीजनल किंगडम यानी कि क्षेत्रीय राज्य दिखाई देते हैं। नाउ वी कैन कंक्लूड दैट द बाबर हैड occupied the throne of Delhi, he had to check the increasing power of the regional kingdoms in order to expand the Mughal empire। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब दिल्ली का जो शासन था वो बाबर के कब्जे में आ गया, यानी कि बाबर वहाँ का शासक बना, तो वो जो क्षेत्रीय राजा थे उन क्षेत्रीय राजाओं को चेक देने के लिए, यानी कि कहने का मतलब कि उनसे लड़ने के लिए और अपने राज्य विस्तार की नीति को बढ़ाने के लिए वो तैयार हो रहा था। सो इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी about the 200-year-long rule of the Mughal emperors, their administration, economic and social policies, patronization of art and architecture। तो हम इनके जो लगभग 200 सालों तक इन लोगों ने शासन किया, यानी कि मुग़ल राजवंश का शासन रहा। तो इस शासन काल के दौरान हम इनके प्रशासन, इनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक नीतियाँ क्या थी और कला और साहित्य के प्रति इनका जो प्रेम था, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अतिरिक्त भी मैं कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को आप स्किप ना कीजिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मैं इनमें इंक्लूड करता रहूँगा लेकिन वो यहाँ पर रिटर्न में नहीं होंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ही शासक यानी कि बाबर से, जो कि 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी के बीच में शासन करते हैं। यदि हम बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म 14 फरवरी को 14 फरवरी 1483 में ट्रांस अक्शियाना के एक छोटी सी रियासत थी जिसका नाम था फरगना नामक रियासत में ही बाबर का जन्म होता है। बाबर was the founder at the first and the first emperor of the मुग़ल डायनेस्टी। मुग़ल डायनेस्टी के संस्थापक और पहले शासक बाबर थे। He ruled फरगना in Central Asia at the time when the लोदी kings were ruling over the दिल्ली सल्तनत। जब लोदी राजवंश दिल्ली सल्तनत पे शासन कर रहा था तो उस समय ये फरगना में शासन कर रहे थे। The local rulers invited बाबर to come to India and defeat the लोदीज। जो क्षेत्रीय शासक थे, यानी कि लोदी राजवंश तो दिल्ली पे शासन कर रहा था, लेकिन आसपास के बाकी जो क्षेत्रीय शासक थे वो बाबर को इनवाइट करते हैं, यानी कि आमंत्रित करते हैं कि वो आए और लोदी के ऊपर हमला करें और उन्हें पराजित करें। तो बाबर हैड हियर्ड ए लॉट अबाउट द फेबल वेल्थ ऑफ हिंदुस्तान एंड दो दैट इट वॉज द गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड हिज किंगडम। बाबर ने भी भारत की विशाल समृद्धता के बारे में, यानी कि यहाँ की जो धन संपदा थी उसके बारे में सुन रखा था, और यही समय उसको ये दिखाई देता है कि ये अच्छा मौका है जब
यहाँ पे हमला करके यहाँ की धन संपत्ति को भी अपने ऊपर लिया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, ऐसे कर सकते हैं कि हथियाया जा सकता है और शासन भी किया जा सकता है। तो ये सबसे बढ़िया मौका इसके लिए दिखाई देता है। अब इसके बारे में यदि बात करें तो जो बाबर के पिता थे वो उमर शेख मिर्जा थे, जो फरगना की जागीर के मालिक थे, और उनकी माता का नाम कुतलुग निगार खां था। बाबर के यदि पितृपक्ष की बात करें यानी कि पिता की तरफ से बात करें तो वो तैमूर का 5वां वंशज, यानी कि जो तैमूर वंश था उसका 5वां वंश यानी कि 5वीं पीढ़ी का था। और यदि माता की तरफ से बात करें तो चंगेज खां, यानी कि जो चंगेज खां था उसका 14वां वंशज था, यानी कि उसकी 14वीं पीढ़ी का ये बाबर था। और इस प्रकार से ये देखा जाए तो तुर्क और मंगोल दोनों में उसका रक्त का मिश्रण था, यानी कि उसके जो पिता थे वो तुर्क थे और उसकी जो माँ थी वो मंगोलों से थी। तो दोनों के खून का मिश्रण उसके शरीर में था। बाबर ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली, यानी कि ये जो बात करते हैं मुगल राजवंश की नींव डाली, तो ये तुर्की नस्ल का चतगाई वंश था जिसका नाम चंगेज खां था कि द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। बाबर अपने पिता की मृत्यु के लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में ही 1494 ईस्वी में फरगना के गद्दी पर बैठा था। ये इंपॉर्टेंट है। बाबर जब लगभग मात्र 14 वर्ष का ही था, तो 11 वर्ष का था, तभी इसके पिता की मृत्यु हो जाती है और ये 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पे बैठा। इसके पहले हमने जिक्र कर लिया है कि ये जो फरगना का शासक बना था, तो ये कब बना था? ये मात्र 11 वर्ष की उम्र बना था। इसके पहले इसके पिताजी वहाँ के शासक थे, उनकी जब मृत्यु होती है तो ये शासक बनता है। अब बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद में बनता है। बाबर का भारत पर आक्रमण मध्य एशिया में शक्तिशाली उज़्बेकों से बार बार पराजय, शक्तिशाली सफवी वंश तथा उस्मानी वंश के भय का प्रतिफल था कि वहाँ से बार बार पराजित हो रहा था, लेकिन वहाँ से उसने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया, जुटाया और भारत पे हमला करता है। अगली हेडिंग की बात करें तो अगली हेडिंग है इंपॉर्टेंट बैटल्स, यानी कि बाबर के द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध। द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 was the most important significant battle of the Babur as it paved the path of the laying of the foundation of the Mughal Empire। 1526 ईस्वी में जो पानीपत की लड़ाई होती है, वो पानीपत की लड़ाई इस बात के लिए रास्ता तय कर देती है कि वो इसी लड़ाई के बाद में मुगल राजवंश की स्थापना करता है। बाबर मेट इब्राहिम लोदी एट द बैटल फील्ड ऑफ द पानीपत फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार पानीपत के मैदान यानी कि युद्ध क्षेत्र में ही बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से होता है। द लोदी आर्मी वॉज मेनी टाइम्स बिगर देन दैट बाबर्स। बाबर की सेना से कई गुना ज़्यादा बड़ी लोदी की सेना थी। बाबर हाउएवर हैड अ बैटल हर्डेड क्लेवरली एंड एन एफिशिएंट आर्टिलरी। लेकिन बाबर के पास जो सेना थी वो भले ही कम थी, लेकिन पूरी तरीके से प्रशिक्षित और एकदम से अनुशासित सेना थी। ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड कनकर्ड द दिल्ली एंड आगरा। वह इस लड़ाई में यानी कि पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराता है और दिल्ली और आगरा के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। द नेक्स्ट ईयर ही डिफीटेड राणा सांगा फॉर ऑफ मेवाड़ एंड खानवा। मेवाड़ के राणा सांगा को अगले ही साल खानवा के मैदान में पराजित करता है। 2 years later ही डिफीटेड द अफगान चीफ एट द घाघरा। और उसके बाद में 2 साल के बाद में घाघरा के मैदान में अफगान के शासक को पराजित करता है। दीज 3 battles सिक्योर बाबर्स पोजीशन इन द नॉर्दर्न इंडिया। तो उत्तर भारत में ये जो 3 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं, ये 3 महत्वपूर्ण युद्ध बाबर को पूरी तरीके से पोजीशन में ला देते हैं, यानी कि पूरी तरीके से उसे सिक्योर कर देते हैं उसके राजवंश को। आई होप कितनी जो बातें हम लोगों ने डिस्कस की आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बारे में टू द पॉइंट हम बात करेंगे, जो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स छूट रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, जल्द ही अगले वीडियो के लेकर के आएंगे, उसमें बात करने वाले हैं। अब देख लेते हैं इसके कुछ अचीवमेंट्स को। बाबर वाज ए ब्रिलियंट जनरल यानी कि सेनापति, एक समझदार सेनापति था। ही वॉज आल्सो एन एकम्प्लिस पोएट एंड राइटर। वो एक बढ़िया कवि और लेखक भी था। हिज ऑटोबायोग्राफी इज कॉल्ड तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा। उसने जो अपनी आत्मकथा लिखी उसे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें ये करें कि जो इसकी आत्मकथा यानी कि बाबरनामा थी, इसमें 5 मुस्लिम शासकों, जिसमें कि बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात,
एवं बहमनी राज्यों तथा 2 हिंदू शासकों मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख करता हुआ पाया जाता है। यानी कि इन्हीं राजवंशों का ये उल्लेख अपनी इस किताब बाबरनामा में किया हुआ है। इन इट बाबर हैज डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड द लाइफ ऑफ द पीपल प्लेसेज ही विजिटेड। वो जहाँ जहाँ गया उसकी भौतिक स्थिति के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में, जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में, फूलों फलों के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में उसने अपनी इस किताब में लिखा हुआ है। ही हैज़ ऑल्सो रिटन अबाउट हिज ओन लाइफ इन डिटेल्स। उसने अपने जीवन के बारे में भी बहुत विस्तार से चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अब इसका पूरा नाम की बात करें तो जाहिर उद दीन मोहम्मद बाबर, यानी कि इसका पूरा नाम है जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि बाबर के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जाहिरुद्दीन मोहम्मद, तो जाहिरुद्दीन मोहम्मद का नाम यानी मोहम्मद बाबर का ही नाम था। अब इसके बाद में इसका जो उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है हुमायूं। हुमायूं जो कि 1530 से लेकर के 1540 तक शासन करता है और फिर ये पराजित हो जाता है और सूर्य राजवंश की स्थापना होती है। शेरशाह सूरी शासन करता है। फिर इसके बाद में ये दोबारा आक्रमण करता है 1555 में, तो 1555 से लेकर के 1556 तक ये शासन करता है। बाबर वाज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन हुमायूं, क्योंकि जो बाबर था, बाबर के बाद में उसका उत्तराधिकारी हुमायूं शासक बनता है। अब बाबर के जो बेटे थे, ये बात कहें तो इनके 4 बेटे थे, जिसमें 4 बेटों में जो सबसे बड़ा बेटा था वह हुमायूं था। इसीलिए यह उत्तराधिकारी के साथ में अब ये शासक के रूप में आता है। द अदर सन ऑफ बाबर वाज कामरान, हिंदाल, अस्करी, यानी कि हुमायूं को छोड़ करके अन्य जो 3 बेटे थे वो थे कामरान, हिंदाल और अस्करी थे। इनको अलग अलग जगह की जागीरें सौंप दी गई, यानी कि छोटे छोटे एरिया पे इनको शासन करने के लिए दे दिया गया। तो यदि बात करें तो ये हुमायूं के आदेशानुसार जो कामरान था, कामरान को काबुल एवं कंधार की जागीर दी गई, अस्करी को संबल दिया गया तथा हिंदाल को अलवर की जागीर दे दी गई। लेकिन ये जो तीनों ये थे, ये अपने इस भाई की यानी कि हुमायूं के जरिए जो इस तरीके से बंटवारा किया गया था उस बंटवारे से ये सहमत नहीं थे। इम्पोर्टेंट चैलेंजेस, तो होता क्या है कि जब ये सहमत नहीं थे तो अब हुमायूं के पास में, हुमायूं के सामने ढेर सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी चुनौतियाँ उसके लाइफ में आने वाली थी। व्हेन हुमायूं बिकम द एम्परर, जब ये शासक बनता है, मेनी डिफिकल्टीज वेयर ऑलरेडी वेटिंग फॉर हिम, ढेर सारी परेशानियाँ उसका इंतजार कर रही होती हैं। फर्स्ट, पहली तो यदि बात की जाए, द किंगडम वाज स्टिल विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। पहला तो ये था कि उसका जो राज्य था वो पूरी तरीके से एक बढ़िया प्रशासनिक तौर पे नहीं बना हुआ था, तो उसको पहले तो अपने प्रशासन को बढ़िया से सुधार करना था, पहली चुनौती ये थी। द सेकेंड, हुमायूंस ब्रदर्स वेयर डिससेटिस्फाइड विद द टेरिटरीज दैट दे हैड बीन गिवन। अब इसके जो भाई थे, यानी कि ये जो इसके तीनों भाइयों का नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये जो उनको अलग अलग जागीरें छोटी छोटी दी गई थी उससे ये सहमत नहीं थे। ये इसके लिए दूसरी समस्या थी। द थर्ड किंगडम वॉज अंडर थ्रेट फ्रॉम ऑल साइड्स, ये चारों तरीके से घुसपैठियों या ऐसे कह सके कि आक्रमणकारियों के डर में जी रहा था। रीजन क्या था कि चारों तरफ से अलग अलग छोटे मोटे राज्य थे जो कभी भी आक्रमण कर सकते थे। जिसमें खास करके बात की जाए तो राजपूत, बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात, इनको भी ना तो राजपूत ही कम थे, ना ही बहादुर शाह जो कि गुजरात के शासक थे ये भी कमज़ोर नहीं थे। एंड द अफगान्स वेयर प्रिपेयरिंग टू फाइट हुमायूं, और अफगान भी हुमायूं से लड़ाई लड़ने के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे। शेरशाह द अफगान किंग हैड established a powerful kingdom in the eastern India and wanted to expand it toward northern India। अब जो शेरशाह था ये अफगान का शासक था और यह अपने शक्तियों को बढ़ाने के लिए ये तैयारी कर रहा था। ईस्टर्न इंडिया में इसने अपने राज्य को स्थापित कर लिया था और अब ये चाहता था कि उत्तर भारत में यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में ये अपने राज्य को बढ़ाए या राज्य का विस्तार करे। तो ये इसके लिए ढेर सारी चैलेंजेस थे, ढेर सारी चुनौतियाँ थी जिसका ये सामना करने वाला था। अब ये बात करें इनसे, जब इतने सारे चैलेंजेस थे तो इसमें खास करके जो अलग अलग राजा थे उनसे लड़ाइयाँ होनी तय थी। जब लड़ाइयाँ होंगी तो वो एक इतिहास के रूप में हमको पढ़ने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट बैटल्स। इन 1532 यानी कि 1532 में हुमायूं एंड शेरशाह मेट ऑन द बैटलफील्ड ऑफ द फर्स्ट टाइम। पहली बार 1532 में हुमायूं और शेरशाह आमने सामने होते हैं।
हुमायूं ओन एंड कैप्चर द फोर्थ ऑफ द चुनार। हुमायूं यह लड़ाई जीतता है और चुनार के किले को अपने कब्जे में कर लेता है। इन 1534 हुमायूं डिफीटेड बाबर शाह एंड कैप्चर्ड गुजरात एंड मालवा। और 1534 में हुमायूं बहादुर शाह को पराजित करता है और बहादुर शाह को पराजित करके ये गुजरात और मालवा को अपने अधीन कर लेता है। हाउएवर हुमायूं डिड नॉट हैव टाइम टू बिल्ड अपॉन हिज विक्ट्रीज। हालांकि हुमायूं के पास में इतना समय नहीं था। हुमायूं डिड नॉट हैव द टाइम टू बिल्ड अपॉन हिज विक्ट्रीज। अपनी जो जीत हो रही थी, यानी कि इतने जो विजय कर रहा था, इसको और अच्छे तरीके से मजबूत नहीं बना। शेरशाह रिग्रुप्ड एंड डिफीटेड हुमायूं एट द चौसा इन 1539 एंड कनौज इन 1540। यानी कि बहुत ज़्यादा समय तक उसकी ये जो विजय थी, जो उसने राज्य को कब्जा किया हुआ था, बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। और हुआ क्या कि 1539 में शेर शाह ने अपनी सेना को रीअरेंज किया, फिर से तैयार किया। और इस बार जब युद्ध हुआ चौसा के मैदान में 1539 में, तो उस बार हुमायूं बुरी तरह से पराजित होता है और कन्नौज हार जाता है 1540 में। ही चेज्ड हुमायूं आउट ऑफ हिज ओन किंगडम। शेरशाह सूरी हुमायूं को उसके अपने ही राज्य से उसे खदेड़ देता है। यहाँ तक कि अब ये जान लीजिए कि जब इसको ये भगाता है तो ये भाग करके एक निषाद यानी कि मल्लाह के साथ में बच करके यहाँ से भाग जाता है अफगान में। इतना उसका डर यानी कि शेरशाह का डर इसको सताता है। हुमायूं स्केप टू पर्सियन स्पेंड नेक्स्ट 15 ईयर्स एग्जाइल। लगभग ये यहाँ से भाग करके पर्सिया चला जाता है और पर्सिया में लगभग 15 साल तक अज्ञातवास के रूप में, यानी कि यहाँ से भाग करके वहाँ एक वनवास के रूप में जीवन गुजारता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द सुर एम्पायर अंडर शेरशाह रिनाइड सुप्रीम इन इंडिया। अब इस समय जो शेरशाह का शासन सूर वंश था, सूर राजवंश था, वो शेरशाह के शासन में खूब फलता फूलता है, खूब विस्तार लेता है। In 1555, Humayun returned in India. शेरशाह had died and the Sur Empire had become weak. फिर होता क्या है कि 1555 में हुमायूं फिर से वापस आता है और इस समय शेरशाह की मृत्यु हो गई होती है और सूर वंश एकदम से कमजोर पड़ गया होता है। हुमायूं डिफीटेड एंड रिकैप्चर्ड द टेरिटरीज ही हैड लॉस्ट, बिकम द मुगल रूलर वंस अगेन। अब क्या होता है कि जब सूर वंश कमजोर पड़ गया होता है तो ये हमला करता है और फिर से उन टेरिटरीज को जो इसने खोया हुआ था फिर से वापस उसे ये प्राप्त कर लेता है और फिर से मुगल शासक के रूप में एक बार फिर से मुगल वंश आकर के राज्य करता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड ही फेल फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ हिज लाइब्रेरी इन शेर मंडल इन पुराना किला एंड डाइड अ फ्यू ईयर्स लेटर्स। होता क्या है कि कुछ समय के बाद में ये अपनी लाइब्रेरी जो कि शेर मंडल, जिसे कि पुराना किला के नाम से भी जानते हैं, में लाइब्रेरी में ऊपर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है और पैर फिसलने के कारण गिर जाता है और उसके कुछ साल के बाद में कुछ दिनों के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में ही वह सक्सीडेड बाय हिज सन अकबर। उसके बाद में ये अपने ही बेटे यानी कि अकबर के द्वारा सक्सीड किए जाते हैं, यानी कि इसके बाद में इसका बेटा अकबर उत्तराधिकारी बनता है। दोस्तों यहाँ तक की जो बातें हम लोगों ने की, आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ कि ताकि जो मुगल राजवंश है उसका एक ओवरव्यू आपको समझ में आ जाए। इसके पहले कि हमने जितने भी वीडियोस देखे जो कि ज़्यादातर यूट्यूब पे देखते हैं, उसमें ये होता है कि चीज़ों को तो कवर कर दिया जाता है, बट मेन प्रॉब्लम ये होती है समझने में। तो ये जो चैप्टर्स जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके जरिए आपको समझने में आसानी होगी। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है, ये पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो अगली वीडियो जो कि सूर एम्पायर के बारे में होने वाली है, जैसे ही मैं अपलोड करूँ इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।